कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बेहतरीन। अच्छा बच्चों, आज क्या पढ़ना है? टेस्ट हो गया कि नहीं? नो सर। ओके ठीक है, फिर आज हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। तो इस चैप्टर की ये तकरीबन हर एक के लिए नया है। आप में से जितने भी स्टूडेंट है, चाहे कोई रिपीटर है चाहे कोई फ्रेशर है, ये चैप्टर मतलब एक आसान सा चैप्टर है। कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। बहुत नॉर्मल सा हलवा सा चैप्टर है। तो तो अब जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके अंदर हमारा जो सिलेबस है वो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, उसका पीक वैल्यू क्या होगी, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। और फिर हमारे पास है एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू रेजिस्टर। इन तीनों को हमने सेपरेटली डिस्कस करना है। मुझे नहीं पता मैंने कौन सा दिया था, वो भी याद, वो मुझे भेजना, मैं बता दूंगा कैसे करना। अच्छा, तो मैं बोल रहा था, अब जो हमारे पास डीसी सर्किट्स होते हैं ना, जिनमें डायरेक्ट करंट यूज होता है, वो ऐसे सर्किट्स हैं कि जिनके अंदर मेन कंपोनेंट है ना हमारा रेजिस्टर होता है। ठीक है, डीसी सर्किट्स का मेन कंपोनेंट रेजिस्टर है सिर्फ। लेकिन जब एसी सर्किट आ जाता है ना, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, तो उसमें तीन कंपोनेंट्स जो है ना, वो करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज हो सकते हैं। एक हमारे पास है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये तीनों कंपोनेंट्स एसी सर्किट्स के मेन पार्ट होते हैं। ये बात मैंने आपको ऑरली बता दी है। ये बात भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप चाहे तो आप अपने पास लिख सकते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो भी हम बात करें, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है। जो हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है ना, ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो चेंज होता है कंटिन्यूसली। मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। और इसकी जो पोलैरिटी है बच्चों, पोलैरिटी इसकी चेंज होती है। पोलैरिटी चेंजेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। पीरियोडिकली का क्या मतलब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। वंस इन वन साइकिल, एक साइकिल में एक दफा चेंज होती है। और कब चेंज होती है? आफ्टर ईच हाफ साइकिल, हर आधे साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज होने का क्या मतलब है, ये भी समझेंगे। डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इन सिंपल आप ये कह सकते हैं। ओके। अब जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है ना, ये ना एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। ये क्या है? साइनोसॉइडल फंक्शन। साइनोसॉइडल फंक्शन का क्या मतलब होता है? अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ से हम देखेंगे, इसका जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है। यानी कि साइन का फंक्शन है, इन सिंपल आप ये कह सकते हैं। अब उसके अलावा ये जो हमारे पास
अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है, इसका जो मेन सोर्स है वो कौन है? हमने प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ है, इसका जो मेन सोर्स है बच्चों, एसी जनरेटर है। ओके, ये जो है ना, इसको स्टोर नहीं आप कर सकते, डायरेक्ट करंट को। कैन नॉट बी स्टोर्ड से मुराद ये होना चाहिए, कैन नॉट बी यूज्ड इन चार्जिंग। चार्जिंग के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते, और ना ही इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसकी पोलैरिटी का चेंज होना है। पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है, तो जिसकी वजह से आप इसको चार्जिंग में, ये यानी कि आपने किसी सेल को या किसी बैटरी को चार्ज करना है तो आप इससे नहीं कर सकते, एसी से। आपको एक क्या नाम है, लगाना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है उसको, एसी को, और रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो आगे स्टोर करता है उसको। और हमने इसके बारे में प्रीवियसली भी ये बात पढ़ी हुई है कि ये मोर डेंजरस है देन डीसी, मोर डेंजरस देन डीसी। डीसी के मुकाबले में ये ज्यादा खतरनाक है। ओके, और हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है इसकी, यहां मैं लिख रहा हूं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है इसकी। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की वजह से ना, ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। पूरी दुनिया में इसको यूज किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को। और इसकी क्या वजह हो सकती है? मिनिमल पावर लॉस होते हैं इसमें, विद मिनिमल पावर लॉस। और इसका क्या फायदा है? लो कॉस्ट पर, लो कॉस्ट पर आप इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप इसको आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है, जिसकी मदद से आप इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से, जो कि एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है। अब हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। जैसे इसके अंदर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड इसके अंदर, इसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड वो वाला टाइम होता है जिसमें इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम इन विच, वो वाला टाइम जिसके अंदर पोलैरिटी चेंजेस वंस। जिस टाइम में पोलैरिटी एक दफा चेंज हो, उसको हम इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर, यस। सर अभी जो हमने बात की कि जो पोलैरिटी है वो आफ्टर ईच हाफ साइकिल चेंज होती है। हाँ जी।
फिर साथ में हमने ये बात भी कही वंस इन अ साइकिल, तो ये हाँ जी। दोनों कंट्रास्ट में नहीं है सर? आप देखें ना, अगर एक साइकिल होते है एक वेव बनती है। ये कंट्रास्ट अब में नहीं है, आपका दिमाग इसको समझ नहीं पा रहा बस। देखें, अभी मैं आपको हाँ बताऊंगा कि एक साइकिल में एक दफा पोलैरिटी चेंज कैसे होती है। देखें, एक साइकिल में पोलैरिटी का एक दफा चेंज होने का ये मतलब है, एक साइकिल में अगर पहले पॉजिटिव है ना, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी एक दफा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आफ्टर ईच हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि अगर वो पॉजिटिव थी तो एक हाफ साइकिल गुजरने के बाद वो नेगेटिव होगी। तो इस पॉइंट को कंफ्यूज मत करें। पूरे एक साइकिल में एक दफा चेंज होगी, और कब चेंज होगी? आधे साइकिल के बाद चेंज होगी। ओके सर। सर आप किसी से लड़के आए तो गुस्से में आपने जवाब दिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ कर दो मुझे अल्लाह के वास्ते। फ्रीक्वेंसी, देखें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या इसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने साइकिल्स पास कर रहे हैं, ठीक है, एसी के। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन ओवर टी होता है, ठीक है। और पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी की भला? 50 हर्ट्ज। एशिया वगैरह में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और जो दूसरे लाइक यूएसए वगैरह में है, उसमें 60 हर्ट्ज भी है। तो कुछ कंट्रीज में 50 हर्ट्ज चलती है, कुछ कंट्रीज में 60 हर्ट्ज चलती है। तो फर्क क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है। जिनके अंदर जो जनरेटर्स हैं वो 60 रोटेशंस कर रहे हैं एक सेकंड में, की पोलैरिटी 60 हर्ट्ज होगी। जिनके अंदर जनरेटर एक सेकंड में 50 रोटेशंस कर रहे हैं एसी जनरेटर्स, तो उनकी पोलैरिटी 50 हर्ट्ज होगी। जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, इन पाकिस्तान। अब अगर हम बल्ब की बात करें, तो एक बल्ब जो है ना, वो एक सेकंड में कितनी दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस पर जाएगा? एक बल्ब, मैं यहां लिख रहा हूं, अ बल्ब रीचेस इट्स मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक बल्ब जो है वो 100 दफा। उसकी वजह क्या है? अगर 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो उसकी दो पीक वैल्यूज आएंगी। अभी हम आगे चलकर आपको ये बात समझा देते हैं कि कैसे दो वैल्यूज आएंगी। मैं इसके ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करता हूँ, और फिर उससे उसके ग्राफ को डिवाइस करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। इंस्टेंटेनियस, कुछ चीजें फौरन नहीं समझ आती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो पहले मैंने बात की है, आपको वो समझ आ जाएगी, अच्छा सर ने वो बात क्यों की थी। चीजें मतलब ना इंटरलेट है, एक बात अगर कर दी है ना, तो उस बात का कनेक्शन अगली बात से भी होता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट। ओके, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट क्या होगा? V और I एट एनी इंस्टेंट। करंट या वोल्टेज की वैल्यू किसी भी लम्हे पर जो भी होगी सर्किट के अंदर, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। अब होता क्या है, देखिए मेरी बात सुने। आपके पास जो सर्किट है ना, मान लीजिए एक सर्किट है। अभी मैं सिंपल सर्किट ले रहा हूं, जो कि एक रेजिस्टर और एक एसी सोर्स पर मुश्तमिल है। अब जो हमारे पास इनपुट एसी है ना,
वो इस तरह का बनता है, हम इसकी वेव फॉर्म बनाएंगे। ये इसका पॉजिटिव हाफ होता है और ये नेगेटिव हाफ है। जो पॉजिटिव हाफ की अगर हम बात करें, वो होता है 0 से T/2 तक। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी ये है, ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव है और लोअर साइड पर नेगेटिव। अब इसके अंदर जो चार्जेस है ना, मान लो पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, वो इसके अंदर ऑसिलेट मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। कितने टाइम में? जीरो से T/2 तक। लेकिन जैसे ही टाइम पास करेगा, T/2 से T तक, यहाँ ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा। अब पोलैरिटी इसकी चेंज हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पहले इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। अब इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अब इसमें करंट ऐसे उल्टी दिशा में फ्लो करेगा, ऐसे। ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लें, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में वही डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो असल में होता क्या है, असल में अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, चार्जेस को मुसलसल मूव नहीं कराता, बल्कि ये जस्ट ऑसिलेट करता है। चार्जेस अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर गए, नेगेटिव हाफ साइकिल में वापस, पॉजिटिव में ऐसे, नेगेटिव में वैसे। तो ये जस्ट ऑसिलेट करते हैं, और चार्जेस के ऑसिलेशन की वजह से इस रेजिस्टर के अंदर से मुसलसल करंट फ्लो कर रहा है, ऑल्दो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब होगा क्या? करंट जो है ना, ये है नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, या Q/T इसको कहते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। इस रेजिस्टर के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है, शुरू में जीरो है, अगर स्टार्ट में, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो करंट बढ़ता जा रहा है, जहां पर मैक्सिमम करंट होगी। मैक्सिमम करंट का क्या मतलब है कि इस टाइम पर जब इसका करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई, तो इस रेजिस्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? अब जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड भी तेज होगी। पहले वो स्लो कर रहे थे, अब तेज होते जा रहे हैं। यानी कि चार्जेस एक्सेलरेट कर रहे हैं। चार्जेस पहले स्लो जाते हैं, फिर तेज होते जाते हैं। ठीक है। और जब वो तेजी से इसमें से पास करेंगे चार्जेस, तो अब ज्यादा चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या है? ज्यादा करंट, I = Q/T। अगर Q ज्यादा होगा उसी टाइम में, तो अब करंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम पर जब इसकी वैल्यू पहुंचती है ना, तो अब ज्यादा स्पीड से चार्जेस फ्लो करते हैं इसमें से, और ज्यादा स्पीड की वजह से ज्यादा करंट इसमें से फ्लो कर रहा होता है। तो एक्चुअली चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं। अब किसी भी लम्हे पर करंट या जो वोल्टेज की इसके अंदर जो वैल्यू है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या बच्चों? उसका फॉर्मूला है I = I0 साइन ऑफ थीटा, या बच्चों अगर V है तो वोल्टेज है V = V0 साइन ऑफ थीटा। अब बात यह है कि ये जो हमारे पास थीटा है, इसको आप फर्दर चेंज कर सकते हैं। V = V0 साइन ऑफ थीटा की जगह आप ω t भी लिख सकते हैं। फर्दर यू कैन राइट इट एज V0 साइन ऑफ ओमेगा की जगह बच्चों 2πf भी लिख सकते हैं इंटू टी। और आप इसको लिख सकते हैं V = V0 साइन ऑफ 2πf की जगह 1/t लिखा, तो T/इंटू स्मॉल टी। ये सारे फॉर्मूलाज आप करंट के केस में भी लिख सकते हैं। जहां मैंने इनको वोल्टेज के केस में लिखा, आप करंट के केस में भी लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूलाज बनेंगे। अब अगर हम इनका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ किस कैसा बनेगा इनका? ग्राफ इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। वेव फॉर्म ऑफ एसी। ओके, इसकी वेव फॉर्म बना लेते हैं।
सर रेड से ना लिखे, नहीं दिख रहा। जी। रेड कलर से ना लिखे, नहीं दिख रहा। अभी मैं ना इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ और हम ये देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम ना यहाँ पर ले लेते हैं, मान लें हमारे पास थीटा है या एंगल कह लें आप, और एंगल की हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। इधर हम टाइम ले लेते हैं और इधर हम v या i ले लेते हैं। देखें, जब हम इसके अंदर थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे, फिर हम इसके अंदर थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री, या पाई/2 आप उसको कह दें। फिर हम इसमें थीटा पुट करेंगे 180 डिग्री, उसको पाई रेडियन आप कह सकते हैं। फिर हम इसके अंदर थीटा पुट करेंगे 270 डिग्री, इसको आप 3 पाई/2 कह सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर थीटा पुट करेंगे 360 डिग्री, या आप इसको 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। अब इन 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 इंटरवल्स पर जो टाइम होगा हमारे पास वो क्या होगा। टाइम मान लो यहाँ 0 है, फिर हमारा टाइम t/4 हो गया, फिर टाइम हो गया t/2, और यहाँ पर टाइम हो जाएगा 3t/4, और यहाँ पर बच्चों टाइम हो जाएगा t। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है इसकी, वो ये इक्वेशन है। आप y एक्सिस पर करंट ले लें या वोल्टेज ले लें, जो मर्जी ले लें। लाइक मैंने वोल्टेज ले लिया है, या मैंने करंट ले लिया, कोई मतलब मसला ही नहीं है, जो मर्जी ले लें आप। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मान लो v0 है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मान ले -v0 है। ठीक है। अब जब आपने वैल्यू पुट की ना, लाइक आपने थीटा पुट किया 0, मुझे बताएं साइन 0 कितना होता है बच्चों। 0। तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है। फिर यहाँ थीटा पुट करें, चले यहाँ थीटा पुट करें 90 डिग्री, v इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ 90। साइन 90 बच्चों कितना हुआ, 1। v की वैल्यू आपके पास v0 आ गई। जब आपने थीटा 90 पुट किया ना, तो v की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आई, और वो ये वाली आ गई। ठीक है। उसके बाद थीटा पुट करें 180, साइन 180 कितना होता है बच्चों, 0 होता है ना। 0। आपके पास ये वाली 0 लाइन पर वैल्यू आ गई अगेन। ठीक है। फिर आप थीटा पुट करें 270, v इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ 270। साइन 270 बच्चों कितना होता है, -1। -1। यस, तो -v0 आ गया। अब 270 पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, -v0। ओके। 360 पर फिर साइन 0 होता है, तो अभी आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। इन सारी वैल्यूज को अगर आप ज्वाइन कर दें, तो आपके पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो ग्राफ है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ, या इसको बोलते हैं साइन कर्व, या इसको बोलते हैं साइन ग्राफ। ठीक है। या साइन वेव भी इसको बोलते हैं समटाइम। जब हमने 0 रखा तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू 0 आई। जब हमने 90 डिग्री रखा तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई। और जब हमने 180 रखा तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू 0 आई। और जब हमने 270 रखा तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू मैक्सिमम तो आई, लेकिन किस में मैक्सिमम आई, माइनस में। और जब हमने 360 डिग्री रखा तो हमारे पास वोल्टेज और करंट फिर क्या आ गए, 0। सिमिलरली आप ये टाइम से भी चेक कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को देखें जरा। मैंने टाइम पुट किया मान लो t/2।
ठीक है, मैं टाइम t/2 ले रहा हूँ जस्ट आपको ये बताने के लिए इससे कैसे ग्राफ बन सकता है। v इक्वल्स टू आ गया बच्चों v नॉट इनटू साइन ऑफ 2 पाई ओवर t की जगह आप t ऐसे आ गया, और टाइम इस स्मॉल t की जगह आपने क्या पुट कर दिया, t/2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस t से ये t कट गया, तो आपके पास आ गया साइन पाई। और साइन पाई बेटा कितना होता है, 180 डिग्री। तो साइन 180। 180 कितना होता है, 0। तो आपके पास वोल्टेज 0 आ गया। चाहे आप टाइम से ग्राफ बना लें, यानी कि एक्स एक्सिस पर आप जहां थीटा ले रहे हैं वहीं आप टाइम भी ले सकते हैं। चाहे एक्स एक्सिस पर आप थीटा लें, यानी कि जो साइनोसाइडल ग्राफ है वो किसके बिटवीन होता है, वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट और एंगल के दरमियान, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट या टाइम। दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें, बहुत सी ऑप्शन है तो दोनों ठीक है। अगर कोई एक आए तो आप उनमें से जो मर्जी चूज कर लें, ठीक है। ओके, ये इसका ये जो ग्राफ है ये साइन कर्व है। अब यहाँ इसकी पोलैरिटी देखें, एक साइकिल है, ये एक साइकिल आ रहा है, इसी तरह से आगे फिर बहुत सारे साइकिल चलते जाते हैं। एक साइकिल में अगर यहाँ पर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो यहाँ इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, रिवर्स हो गई है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। एक साइकिल में एक दफा पोलैरिटी चेंज हो रही है, ये पॉजिटिव था तो अगले हाफ साइकिल के बाद ये नेगेटिव हो गया, यानी कि एक साइकिल में पोलैरिटी एक दफा चेंज हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। ठीक है, और कितनी देर बाद चेंज हुई, आफ्टर ईच हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव होगी, आधे साइकिल के बाद चेंज होगी और एक साइकिल के अंदर एक दफा चेंज होगी। अब हम इसमें फर्दर कुछ बातें समझते हैं, वो है हमारे पास पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू। यहां से बच्चों क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये जो प्रीवियस हमने पढ़ा, यहां से क्वेश्चन पूछता है बताओ व्हाट, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पर ना ये देखिए, बताओ इस टाइम इस पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू है वहां एंगल कितना है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आई, इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री या π/2 है। सो पीक वैल्यू क्या होती है, देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये मान ले ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। ये भी बच्चों क्या है, पीक वैल्यू ही है। ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है, ये क्या है, नेगेटिव पीक वैल्यू। पॉजिटिव पीक वैल्यू मान लो वी नॉट है, तो नेगेटिव पीक वैल्यू क्या है, -V0। तो पीक वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V और I, ठीक है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। अब V जो है, ये V0 पॉजिटिव देगा जब आपके पास थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जब टाइम पीरियड कितना गुजर जाएगा, t/2 गुजर जाएगा। और V जो है आपको नेगेटिव पीक दे रहा होगा जब आपके पास सर कैमरा ऑफ हो गया। नेगेटिव पीक देगा जब आपके पास थीटा कितना होगा बच्चों, 3π/2 होगा, या टाइम पीरियड कितना गुजर जाएगा, 3t/4 गुजर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ टाइम 3t/4 है, और एंगल यहाँ पर कितना है, 3π/2, और यहाँ पर टाइम t/2 है, सॉरी t/4 है, और यहाँ पर भी मुझे सेट करना चाहिए ना, t/4 लिखना चाहिए, उल्टा हो। और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री या π/2 है। इस पॉइंट पर इनकी पीक वैल्यूज आती हैं, और इसी तरह से फिर इनके इंटेग्रल मल्टीपल्स आप करते जाए, 9 π/2 के इंटेग्रल पास आते हैं। अब देखें फर्दर, हम इसमें हमारे पास दूसरी बात है पीक टू पीक वैल्यू। पीक
टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? जी बच्चों, पीक टू पीक वैल्यू ये होती है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ पीक वैल्यूज इन अ वन साइकिल। मैं लिख रहा हूं, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू पीक वैल्यूज इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर जो दो पीक वैल्यूज हैं उनके सम को हम क्या बोलते हैं? उनके मैग्नीट्यूड के सम को। क्या साइन देखना है? या साइन नहीं, साइन को नहीं देखना। ठीक। तो देखें, अब यहाँ पर वोल्टेज के केस में जो पीपी वैल्यू होगी हमारे पास, वोल्टेज के केस में पीपी वैल्यू वी नॉट प्लस वी नॉट, और ये कितनी बन जाएगी? टू वी नॉट। और करंट के केस में जो पीपी वैल्यू है वो बच्चों क्या बन जाएगी? पीपी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू आई नॉट। अब इनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू 100 साइन ऑफ 200 पाई टी। अब आपसे पूछता है फाइंड करें, फाइंड करें पीपी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। हाँ जी, यहां से आपने पीपी वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ जरा क्या आएगा आंसर? सर 200। v इक्वल टू होता है v नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें, इसको और इसको। जहां v नॉट है तो यहां बेटा क्या है? 100। v नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 100 वोल्ट के। ठीक है। और पीपी वैल्यू क्या होती है? वो तो 2 v नॉट नहीं होती। तो पीपी वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी फिर 2 v नॉट, दैट इज 200 वोल्ट। और इसमें फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी हो तो ये 2 पाई एफ यहां पर इस 200 पाई के इक्वल आ गया। 2 पाई एफ को 200 पाई के इक्वल रख दें। 2 पाई एफ इक्वल्स टू 200 पाई। अब यहां से ये पाई कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, 1 आ गया। फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आ गई? 100 हर्ट्ज आ गई। ठीक है। सर ये जो यस। पीक टू पीक वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इसमें हम साइन को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? ना, साइन को नहीं कंसीडर करना, इसकी डेफिनेशन ही यही है पीक टू पीक वैल्यू की, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू पीक्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम? यस, मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन इसका मैग्नीट्यूड में है, साइन को तो नहीं अगर कंसीडर करना। यस। ऐसे मैं जो पूछ रही हूँ कि ये जो पीक टू पीक वैल्यू है, अब ये हमारे पास वेक्टर होगा या स्केलर होगा? देखें, वोल्टेज या करंट दोनों स्केलर है, तो पीक टू पीक वैल्यू का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। वेक्टर स्केलर का, स्केलर ही अंडरस्टूड है ना? यस। अच्छा बच्चों, ओके, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है आपके पास। वो ये कहता है कि इफ आई इक्वल्स टू आई नॉट ओवर √2 हो तो बताएं थीटा कितना होगा, बताएं टाइम कितना होगा, कितने एंगल पर उसकी वैल्यू आई नॉट की, आई की जो वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो आई नॉट ओवर √2 हो जाएगी, या कितने एंगल पर, सॉरी कितने टाइम पर उसकी जो वैल्यू है वो आई नॉट ओवर √2 टाइम हो जाएगी। जी बच्चों, अब देखें, अब आप इसको बेसिक इक्वेशन से यूज सॉल्व करें। आई इक्वल टू है आई नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो साइन 45 डिग्री हो ना बच्चों, साइन कितना हो? 45 डिग्री। तो आपको पता है थीटा अगर 45 डिग्री हो या पाई बाय 4 हो तो उस केस में साइन की वैल्यू कितनी आती है बच्चों?
1/√2 आती है। तो 1/√2 का कब होगा, जब थीटा हमारे पास कितना होगा, π/4 होगा। अब टाइम निकालना है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख लें। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, या फिर थीटा इक्वल्स टू 2 π f, ना टाइम निकालना ना इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड, 2 π/t इंटू स्मॉल टी। थीटा हमारे पास है बच्चों π/4, ठीक है। ये आ गया 2 π/t इंटू स्मॉल टी, आपको ये टी चाहिए। इस पाई से ये पाई कट गया, ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, t/8 आंसर आ जाएगा। इतना टाइम गुजरने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, I0/√2 होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल द वैल्यू ऑफ करंट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जी बच्चों, क्वेश्चन साइन है, 60। एट व्हाट थीटा I इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ I0। जी बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इट मींस 60 डिग्री वो वाला एंगल है, या इसको पाई बाय क्या लिखेंगे, 3 रेडियन लिखेंगे। ये वो वाला एंगल है, यस शाबाश एवरीवन, शाबाश शाबाश शाबाश। ये वो एंगल है जहां पर आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी, √3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट या वोल्टेज मिल रही होगी, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, देखिए बच्चों, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जिसको आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, ये कैसे ऑब्टेन होती है। आपके पास एक साइकिल है, मान लो इस तरीके से, ये एक साइकिल मैंने ले लिया। अब इस साइकिल की जो पीक वैल्यू है ना, वो ये है, दिस इज द पीक वैल्यू। ये हमारे पास है, मान लो ये V0 है, ठीक है। और इसकी मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूं ओवर वन साइकिल, वी एवरेज निकालने जा रहा हूं मैं। एक साइकिल पर कितनी वैल्यूज हैं, एक साइकिल यहां तक खत्म हो जाता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो गया। तो बच्चों यहां से स्टार्ट हुआ तो इसकी वैल्यू है 0, फिर यहां पर इसकी वैल्यू बेटा क्या है, V0, फिर यहां पर इसकी वैल्यू बेटा क्या है, 0, और फिर यहां पर इसकी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का V0। एक्चुअली मुझे प्लस ऐसे करना है, ठीक है। ओवर कितनी वैल्यूज ली मैंने, 4। यहाँ ये वाला 0 अगले साइकिल का स्टार्ट हो जाता है, इस 0 को नहीं लेना, यानी कि 2 0 और 2 मैक्सिमम, 2 0 2 मैक्सिमम, ये वाला 0 अगले साइकिल का शुरू हो गया। फिर एक साइकिल के लिए बात करनी है ना, ठीक है। तो अब इसका एवरेज लें, अब इसका एवरेज क्या आएगा बच्चों, वी एवरेज, आपके पास आंसर आ रहा है 0। सर कैसे, ये प्लस V0 माइनस V0, 0 आंसर देंगे। तो बच्चों वी एवरेज लें या आई एवरेज लें, करंट क्या आ रहा है 0, वोल्टेज क्या आ रहा है 0 एवरेज, लेकिन क्या पावर 0 है, पावर तो 0 नहीं है। एवरेज पावर इज नॉट इक्वल टू 0, वो है I²R विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखें करंट, एवरेज करंट भी अगर आप लें तो उसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर तो 0 नहीं ना होता। लाइक यहां पर मैंने अगर -I0 पुट कर दूं यहाँ और +I0 पुट कर दूं, तो -I0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो अब एवरेज पावर तो 0 नहीं है, पावर तो डिलीवर हो रही है, तो फिर करंट है ना। तो अब हम क्या काम करें, फिर अब हम कैसे लें करंट को। एक और चीज, अब आपने ना
एक वायर है, उस वायर के अंदर ना आपने करंट को मेजर करना है। अब करंट मेजर करने के लिए आप डीसी वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं या डीसीएम मीटर यूज कर रहे हैं। जो डीसी एम मीटर और वोल्ट मीटर होते हैं ना बच्चों, ये क्या काम करते हैं? ये मेजर करते हैं, मेजर्स वी एवरेज और आई एवरेज। अब अगर ये मेजर करते हैं तो मुझे बताएं, जब आप डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एम मीटर यूज करेंगे तो आपके पास जो करंट या वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना। तो डीसी वोल्ट मीटर या डीसीएम मीटर आपको इसकी वैल्यू नहीं दे सकता। फिर आप क्या यूज करते हैं? फिर आप यूज करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर या अल्टरनेटिंग करंट मीटर। ये अलग डिवाइस है, ठीक है। फॉर एसी वी यूज अल्टरनेटिंग एम मीटर और वोल्ट मीटर। अब ये जो अल्टरनेटिंग एम मीटर या वोल्ट मीटर है, ये क्या मेजर करता है? ये इफेक्टिव वैल्यू मेजर करता है ओवर वन साइकिल। ये क्या करता है? ये मेजर करता है, मेजर्स इफेक्टिव वैल्यू ओवर वन साइकिल। एक साइकिल में जो ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू है ना, वो मेजर करता है। और इफेक्टिव वैल्यू किसको बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं आरएमएस वैल्यू को। किसको बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू को। तो आरएमएस वैल्यू क्या है? ये है इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वी और आई ओवर वन साइकिल। अब क्वेश्चन ये है कि आरएमएस वैल्यू लेते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं? तो ये अपने नाम से जाहिर है। आपने क्या काम करना है? आपने पहले वैल्यूज का स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद उनका मीन लेना है, और मीन लेने के बाद उनका रूट लेना है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू जो आएगी इसको बोलेंगे आर एम एस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले इनका स्क्वायर लें। आपके पास मान लो चार वैल्यूज हैं, वन साइकिल पर आप चार वैल्यूज ले रहे हैं। अगर वन साइकिल पर आप चार वैल्यूज ले रहे हैं तो आप इसको लें जीरो का स्क्वायर। मैं अभी क्या फाइंड करने जा रहा हूं? मैं फाइंड करने जा रहा हूं वी आर एम एस या आई आर एम एस, जो भी, दोनों आई की मतलब है, प्लस वी का स्क्वायर, वी नॉट बेसिकली, प्लस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस वी नॉट का स्क्वायर। ये प्लस करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी वैसे लिखना है। सबका स्क्वायर ले लिया। अब इनका मीन अगर लेना है तो इनको सबको ऐड करके, इनकी टोटल वैल्यूज फोर है तो फोर पर डिवाइड कर। ओके। अब इनका रूट लेना है, इनका रूट ले लें बच्चों। ये इनका रूट ले लिया, तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी। अब देखें, जीरो का स्क्वायर गायब हो गया, वी नॉट स्क्वायर और प्लस वी नॉट स्क्वायर आ गया हमारे पास। वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर ओवर फोर। अब बच्चों वी आर एम एस किसके इक्वल आएगा? वी आर एम एस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू वी नॉट स्क्वायर ओवर फोर। अब टू टू जार फोर हुआ, तो हमारे पास ये आंसर आ गया वी नॉट स्क्वायर ओवर टू। अब इससे स्केयर गायब कर दें तो वी आर एम एस का बच्चों फॉर्मूला आ गया वी नॉट ओवर अंडर रूट टू। दिस इज द रिलेशन फॉर वी आर एम एस। और वी कैन राइट इट एज वन ओवर अंडर रूट टू, जो है ना बच्चों, वो होता है 0.707, और ये वी नॉट साथ वैसे। तो दिस इज द रिलेशन फॉर वी आर एम एस। सिमिलरली अगर आपको आई आर एम एस के लिए रिलेशन लिखना है, आई आर एम एस भी बच्चों क्या आएगा?
आई आर एम एस भी इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट ओवर √2, या ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास क्या नाम है, इसको आप लिख लें 0.707 आई नॉट। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जो आई नॉट है हमारे पास, आई नॉट ये इक्वल टू होगा √2 टाइम्स आई आर एम एस। या बच्चों इसको आप लिखेंगे आई नॉट इक्वल्स टू 1.4 आई आर एम एस। ये अगर आई आर एम एस गिवन हो, जो भी वोल्टेज या करंट गिवन होता है ना, वो आई आर एम एस या वी आर एम एस होता है। अब जरा एक बात समझे, आपने ना मान लो 10 वोल्ट या 10 एम्पेयर आपने डीसी करंट मेजर किया, आपके पास डीसी करंट है 10 एम्पेयर, एक अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, आपने अल्टरनेटिंग वोल्टमीटर यूज किया, उससे भी कितना करंट मेजर हो रहा है 10 एम्पेयर, दोनों का करंट की वैल्यू सेम आ रही है। तो 10 एम्पेयर जो डीसी हीटिंग इफेक्ट दे रहा है ना, उतना ही हीटिंग इफेक्ट जो 10 एम्पेयर एसी आया है वो देगा। यानी कि मैं यहां एक लाइन लिखने जा रहा हूं, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई और वी गिव्स सेम हीटिंग इफेक्ट in a resistor as obtained by same value of DC। मतलब आपके पास आपने डीसी एक मेजर किया, कोई डीसी डायरेक्ट करंट था, वो डीसी था 10 एम्पेयर, तो एसी जो आपने मेजर किया ना वो भी 10 एम्पेयर है। ठीक है, अब ये आई आर एम एस है और ये आई डीसी है, डायरेक्ट करंट है, तो दोनों का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। दोनों का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, एक रेजिस्टर के अंदर सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से डेफिनेशन बन जाती है वी आई आर एम एस की या वी आर एम एस की। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चंस इससे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन यूं आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके पास एक वोल्टेज है V इक्वल्स टू 100 × साइन ऑफ 100 आपसे कहता है कि बताएं वी आर एम एस कितना होगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, टाइम बिटवीन टू पीक वैल्यूज कितना होगा। जी बच्चों, इसका आंसर दें, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा। इसकी बाकी बातें जो है ना वो हम इंशाल्लाह कल के डेट में करेंगे, फेज को पढ़ेंगे और फेज एंगल को, पावर को, और एसी थ्रू कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर को डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सर वी आर एम एस 70.7 वोल्ट। जी, कितना आ रहा है, 70। सेवेंटी ओके, पॉइंट सेवन वोल्ट से। देखिए वी नॉट यहाँ से कितना आ रहा है, 100 आ रहा है ना, 100 वोल्ट। अब वी आर एम एस बच्चों जो है ना हमारे पास, वो है वी नॉट ओवर √2, या ये है 0.707 वी नॉट। तो वी आर एम एस इक्वल टू आ गया 70.7 वोल्ट, यही आ रहा है ना। ओके, टाइम बिटवीन टू पीक वैल्यूज, बच्चों दो पीक वैल्यूज के दरमियान में टाइम कितना होता है, ये एक पीक वैल्यू है, जहां पर टाइम है T/4, और ये दूसरी पीक वैल्यू है जहां पर टाइम है 3T/4।
अब इन दोनों के दरमियान में टाइम का डिस्टेंस कितना आ गया, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? पाई टी का बाई टू होगा आया सर। ना बेसिकली। तो आपको टोटल टाइम पीरियड का हाफ निकालना है, आपको टोटल टाइम पीरियड का हाफ निकालना है। अब टोटल टाइम पीरियड का हाफ कैसे निकालें भाई? उसके लिए पहले आप टाइम पीरियड निकालें। तो देखें, ये 100 पाई टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई ओवर टी इंटू टी इक्वल्स टू 100। इसको 2 पाई एफ लिख लेते हैं। 2 पाई एफ इक्वल्स टू क्या आ गया? 100 पाई टी। ठीक है, 2 पाई एफ टी इक्वल्स टू 100 पाई टी। इस टी को गायब कर देते हैं। अब यहां से इस पाई से ये पाई कट गया, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों किसकी इक्वल आ गई हमारे पास? 50 हर्ट्ज। क्या आ गई? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड इसका क्या आएगा? 1/f। टी इक्वल्स टू आ गया 1/50। अब हमें तो टी नहीं चाहिए, हमें तो t/2 चाहिए। तो t/2 अगर निकालना है, टाइम बिटवीन टू पीक वैल्यूज, तो t/2 है, तो इधर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। 1/50 इंटू टू, बच्चों आ जाएगा 1/100। तो ये 1/100 जो है ना, दिस इज द टाइम बिटवीन टू पीक वैल्यूज। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01 लिख सकते हैं ना, सेकेंड्स। ठीक है, ये मैंने सही लिखा है। 0.01 आएगा या 0.001 आएगा? 01 ही आएगा सर, सही है। डबल जीरो आएगा, सिंगल जीरो? सिंगल जीरो सर। सर सिंगल जीरो। सिंगल जीरो आएगा, ये लो फिर। 0.1 सेकेंड। तो ये आपके पास दो पीक वैल्यूज के बिटवीन टाइम डिफरेंस आ गया। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और कल के लेक्चर में हम आपका टेस्ट डिस्कस करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर को आगे कौन सा परसों। टेस्ट सर? आज टेस्ट नहीं होना आपका? नहीं सर, आज हमारा इंग्लिश का हुआ तो कल हमारा, अब कल तो संडे है, परसों मंडे को हमारा बायो का टेस्ट होगा। ठीक है, हम कल इससे अगला पढ़ेंगे फिर। सर कल एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं होगी ना? क्या चीज? कल एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं होगी ना संडे को? नहीं, अब किसी भी संडे वगैरह को क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर।